नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और इसके अंदर अपने जो तीसरा चैप्टर है उसे पढ़ रहे हैं। उसके लास्ट के दो छोटे छोटे टॉपिक अपने बचे हुए हैं। जैसे अगर टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट क्लास के अंदर जो अपने पढ़ा था उसी से अपने आगे शुरू कर रहे हैं। और इसके अंदर अपने एक तो टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किए गए कार्य के बारे में, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लास्ट टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। जो अपने लास्ट क्लास अपने कंप्लीट की थी वो अपने स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे थे, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और उसके अंदर अपने एक कॉमन फॉर्मूला निकाल लिया था और उसके अंदर 1/2 लिखा था। वो मैंने आपको बताया था कि 1/2 क्यों है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि आई और जे जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। जो समीकरण के अंदर फॉर्मूला लिखा था उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर आई और जे क्या नहीं होने चाहिए थे, इक्वल नहीं होने चाहिए थे। क्यों नहीं होने चाहिए थे? क्योंकि कोई भी आवेश खुद के आने का विरोध नहीं करता, यानी कोई भी आवेश खुद पर बल नहीं लगाता। इसलिए अपने आई और जे क्या नहीं आने चाहिए, इक्वल नहीं आने चाहिए। दूसरे फॉर्मूले के अंदर क्या लिखा था आपने, 1/2 लिखा था। क्यों? क्योंकि प्रत्येक टर्म जो है इसके अंदर 2 बार आ रही थी। जैसे R12 है तो ये R21 के रूप में भी आ रहा था, कि Q1 Q2 था तो ये Q2 Q1 के रूप में भी आ रहा था। पर जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर एक बार ही आता है। ठीक है, या तो Q1 Q2 आता है, या Q2 गुणा Q1 आता है, या R21 आता है, या फिर इसमें से R12 आता है। तो इन दोनों में से एक आता है और इन दोनों में से भी एक आता है। ठीक है, परंतु आई और जे के मान रखने पर ये 2 बार आ रहे थे, इसलिए अपने क्या कर दिया था, 1/2 लिख दिया था। स्थितिज ऊर्जा की अगर मात्रक की बात की जाए तो स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक था, स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऊर्जा लिखा गया है। तो ऊर्जा कोई भी हो, मात्रक क्या होगा इसका, जूल होगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। एक आपको इसके अंदर ध्यान रखना था कि स्थितिज ऊर्जा का एक मात्रक और होता है, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, स्थितिज ऊर्जा का एक अन्य मात्रक होता है। और अगर अपनी बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, किसकी बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इसके अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू वोल्ट, या आप लोग बोल सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये देखिए कूलम्ब इंटू वोल्ट। ठीक है, तो किसके बराबर होता है, ये जूल के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, जूल लिख दिया है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात की जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो इस बात का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अपना टॉपिक जो है वो है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अपने देखेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव है इसको घुमाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जैसे आपके पास में एक द्विध्रुव रखा हुआ है और कहाँ रखा गया है, इसे विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा गया है। ठीक है, द्विध्रुव का नाम मान लेते हैं, जैसे ए और बी है। और इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र है आपके पास में, ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और एक द्विध्रुव रखा गया है। इस द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लीजिए कि द्विध्रुव को आपको कितना घुमाना है, द्विध्रुव को आपको इतना घुमाना है, ए डैश से बी डैश, कितना कोण है ये मान लिया मैंने थीटा 0 कोण है। यानी कोई एक द्विध्रुव है, इसको आप 0 से कितने कोण पर घुमा रहे हो, इसे आप लोग 0 से थीटा 0 या थीटा नोट बोल सकते हो आप लोग, थीटा 0 कोण तक क्या कर रहे हैं, अपने घुमा रहे हैं। इसे घुमाने में किए गए कार्य का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए अब ये तो है नहीं कि द्विध्रुव को आप लोग जब घुमाओगे तो यहाँ से सीधा ये यहाँ पहुँच जाएगा, कोई ना कोई बीच की भी कंडीशन आएगी। तो मान लेते हैं कि अपने द्विध्रुव को जब घुमा रहे थे तो द्विध्रुव की पोजीशन ये आती है,
ये पोजीशन, और ये कोण मान लेते हैं कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है। यानी एक द्विध्रुव आपके पास में जो बी के साथ में कितना कोण बनाता हुआ रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ पर थीटा लिखा गया है, अभी थीटा कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो आपको पता है इसके लिए बल आघूर्ण टो का सूत्र क्या होगा, टो इक्वल पी ई साइन थीटा। ऐसा सूत्र हम लोग व्युत्पन्न कर चुके हैं। जो शुरुआत का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर अपने किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बल तथा बल आघूर्ण का मान ज्ञात किया था, तो उस जगह हम लोगों ने बल आघूर्ण का मान ज्ञात किया था। बल आघूर्ण टो इक्वल अपने क्या लिखा था, टो इक्वल लिखा था पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी द्विध्रुव आघूर्ण, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा जो है वो पी और ई के मध्य का कोण है। तो टो किसके इक्वल है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की अगर सदिश रूप में तो लिखो, या फिर टो किसके इक्वल लिख सकते हो आप लोग, पी ई साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, कार्य का मान ज्ञात करना है। कार्य आपको पता है किसके बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के। किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, तो बल तो है नहीं, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, बल आघूर्ण टो लिख दिया, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, कोणीय विस्थापन लिख दिया। ठीक है, कार्य अपने बराबर होता है बल गुणा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के। तो यहाँ बल की जगह तो बल आघूर्ण लिख दिया, और विस्थापन की जगह अपने कोणीय विस्थापन लिख दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गुणा का निशान है, क्रॉस नहीं है। क्रॉस इसलिए नहीं है कि यहाँ पर वेक्टर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर वेक्टर लगाते तब ये क्रॉस माना जाता, कुछ नहीं है तो गुणा के निशान है ये। तो अब आपको क्या करना है, इसे टो इक्वल पी ई साइन थीटा से डी थीटा क्या कर देना है, घुमा देना है, और उस कार्य को आप लोगों को यहाँ लिख देना है। तो ये जो इसकी पोजीशन है, यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, इसे यहाँ से आप लोग इसे थोड़ा सा घुमा दोगे। यहाँ से मैंने इसे कितना घुमा दिया, डी थीटा घुमा दिया। कितना घुमा दिया, डी थीटा घुमा दिया है। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, डी डब्ल्यू बराबर आएगा पी ई साइन थीटा और गुणा डी थीटा के। देखिए ये पी ई साइन थीटा याद रख दिया मैंने टो की जगह, और गुणा में क्या है, डी थीटा है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। तो आपको पी ई साइन थीटा डी थीटा का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो थीटा कोण है उससे सिर्फ डी थीटा घुमाया है। तो अब आपको क्या करना है, इसे जीरो से लेकर के थीटा जीरो घुमाना है। कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, जीरो से थीटा जीरो तक घुमाना है। तो अपने क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, जीरो से थीटा जीरो तक कर रहे हैं। तो डब्ल्यू इक्वल क्या, जीरो से थीटा जीरो, और पी ई साइन थीटा, और साथ में क्या आएगा, डी थीटा आएगा। आगे देखिए, डब्ल्यू इक्वल पी ई बाहर लिखा जाएगा, और अंदर क्या आएगा, सिर्फ साइन थीटा और साथ में डी थीटा, जीरो से थीटा जीरो। डब्ल्यू इक्वल पी ई, और साइन का क्या आएगा, कोस, और किसके अंदर, माइनस के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आएगा, ये माइनस के कोस थीटा के अंदर आएगा। साइन का समाकलन कर रहे हैं भाई, तो साइन का समाकलन माइनस के अंदर आता है, माइनस का कोस थीटा। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, जीरो से थीटा जीरो तक कर रहे हैं, तो लिख दिया जीरो से थीटा जीरो। अपने क्या किया, अपने लिखा डब्ल्यू इक्वल पी ई, ऊपर वाली लिमिट रखो, माइनस का कोस थीटा जीरो, और माइनस प्लस कोस जीरो। माइनस और माइनस कौन सा प्लस किया है, पहले ऊपर वाली लिमिट रखी, माइनस की आई, नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो माइनस की आनी है, परंतु आपको पता है नीचे वाली लिमिट माइनस के अंदर पहले से ही लिखी जाती है। तो एक माइनस यहाँ पहले है, एक माइनस नीचे वाली लिमिट की वजह से है, तो दोनों मिलकर के प्लस का बन जाते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल क्या बन गया, डब्ल्यू इक्वल बन गया पी ई, इसे एक लिख दूँ ये, तो 1 माइनस कोस थीटा जीरो। ठीक है, ये आपके पास में थीटा है भाई, और साथ में जीरो है, ये आ गया W इक्वल पी ई 1 माइनस कोस थीटा जीरो। ये किए गए कार्य का मान है, इसे घुमाने में, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं, तो W इक्वल पी ई 1 माइनस कोस थीटा जीरो। ठीक है, अब देखो, अगर इसका व्यापक रूप से सूत्र आप लोग याद रखो, यानी ये थीटा जीरो नहीं घुमाया होता, आपने सिर्फ थीटा घुमाया होता, यानी ऐसा नहीं देकर के आपको सीधा बोल दिया जाता कि एक विद्युत द्विध्रुव है, इसे थीटा कोण से घुमा रहे हैं, तो आप लोग क्या लिख देते, W इक्वल पी ई 1 माइनस कोस
थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ थीटा 0 घुमा रहे हो तो थीटा 0, थीटा घुमा रहे हो तो थीटा अल्फा बीटा, जितना घुमा रहे हो वो कोस की जगह आप लोग लिख सकते हो। दूसरा देखिए, अगर आपको बोला जाता कि आप इसे 0 से थीटा 0 के बजाय थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हो, कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हो, तो ये फॉर्मूला क्या बनता। तो देखिए यहाँ जो आप लोगों ने लिमिट रखी है इस जगह, इस वाले फॉर्मूले को आप लोग देख सकते हो। यहाँ क्या रखा जाता, रख करके बता देता हूँ आपको, ये बनता W इक्वल PE, क्या बनता W इक्वल PE, और साथ में क्या आता माइनस का ऊपर वाली लिमिट, या पूरा लिखूँ तो ये कुछ ऐसा ही तो बनता, कोस थीटा 0 थीटा 1 से थीटा 2, देखना ये ऐसा बनता WPE माइनस कोस थीटा 0, ये देखिए कोस थीटा 0 0 से थीटा 0 यानी थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट रख देते तो ये बनता W इक्वल PE माइनस का कोस थीटा 2 और माइनस प्लस का कोस थीटा 1, माइनस और माइनस प्लस कोस थीटा 1, यानी सूत्र बनता व्यापक रूप से W इक्वल PE कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2, ये फॉर्मूला बनता है इसका। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हो कि किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान कितना आता है, W इक्वल PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये सूत्र इसका बनता है। अब अगर इसे आप लोग 0 से थीटा 0 घुमा रहे हो तो यहाँ 0 रखोगे 1 आएगा, और थीटा 0 से अगर थीटा घुमा रहे हो तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये व्यापक रूप से फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अगर बात करोगे आप लोग इसके स्पेशल केस की अगर बात करें अपने, तो देखिए स्पेशल केस क्या क्या बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि आप लोग क्या करो, इसे 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमा दो, 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमा देते हो, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास में। यहाँ से देखिए थीटा 1 का मान 0 और थीटा 2 का मान 90, तो W इक्वल देखिए क्या बनेगा, W इक्वल PE कोस थीटा 1 की जगह 0 रखा, कोस 0 का मान कितना होता है भाई 1 होता है, माइनस का कोस 90 का मान कितना होता है 0, यानी W इक्वल क्या बना PE बना, W इक्वल क्या बना भाई PE बना। दूसरा अगर रखते 0 से 180, यानी आप लोग इसे कितना घुमाते, आप लोग इसे 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर घुमाते तो क्या होता, 0 डिग्री से 180 घुमाते तो देखिए यहाँ क्या बनता W इक्वल PE कोस 0 का मान तो 1 आता, और कोस 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, तो माइनस और माइनस प्लस का 1, तो ये देखिए बनता W इक्वल 2PE, क्या बनता W इक्वल 2PE। तो कार्य के दो मान, एक तो मान आया PE, एक आया 2PE। आप लोग सीधा यहाँ भी रख सकते थे, देखिए क्योंकि 0 तो यहाँ आप लोगों ने घुमाई रखा है, 90 घुमाते तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये सिर्फ बनता PE। अगर 180 घुमाते तो कोस 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस का 1, W इक्वल 2PE। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते थे, इसे सीधा भी लिख सकते थे, कैसे, कोस 180 रखते माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस, तो 1 और 1 2, ये बनता W इक्वल PE। तो कार्य का जो मान है ये सारे मान किसके हैं, कार्य के हैं। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा याद रखोगे आप लोग, एक तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, या आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है इसका, W इक्वल PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अगर आप लोग इसे याद रखते हो तो आपको बस थीटा 1 और थीटा 2 के मान जो है इसके अंदर रखने हैं। ठीक है, तो थीटा 1 और थीटा 2 के मान रखकर आप लोग कार्य का मान निकाल सकते हो। ठीक है, कर लेना इसे। डायग्राम के बारे में फिर से बता देता हूँ आपको, शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ बना देता हूँ, देख लेना। देखना ये डायग्राम कैसे बनाया मैंने, ये एक द्विध्रुव है अपना A और B। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो आप लोग बना ही लोगे, A और B द्विध्रुव है, इसे मैंने कितना घुमाना है, इसे मेरे को घुमाना है A डैश और B डैश तक, यानी कितना कोण घुमाना है इसे घुमाना है थीटा 0 तक, 0 से कितना घुमाना है इसे थीटा 0 तक घुमाना है। सीधा तो घुमा ही नहीं सकते अपने से, तो अपने क्या मान लिया इसे
ये मान लिया कि ये कौन सी पोजीशन पर है, ये A डबल डैश और B डबल डैश, जो भी नाम लिखो लिख सकते हो आप लोग इसका, ये थीटा कोण बनाते हुए इस पोजीशन पर है। ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ लिखो तो डबल डैश के साथ लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये मैंने इसकी पोजीशन बना दी है। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए, और यहाँ से आपको इसे क्या करना है, यहाँ से आपको इसे अलग विस्थापन दे देना है। कितना अलग विस्थापन देना है आपको, डी थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनाया गया है। फिर इसके अंदर आप लोग विद्युत क्षेत्र बना ही दोगे, ऐसे विद्युत क्षेत्र बना देना, तो ये बन जाता है आपका विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इसके अंदर अगर आवेश लिखना चाहो तो -q और +q, इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर आवेश भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम रहेगा। तो एक मैं आपको बता रहा था कि नोट्स लिखते समय आप लोगों को क्या करना है, एक तो प्रत्येक नोट्स के बाद में आप लोग 1-2 पेज छोड़ दिया करो। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो चैप्टर के बाद में आप लोग 1-2 पेज छोड़ दिया करो, जिससे अगर कोई टॉपिक अगर किसी दूसरे तरीके से भी मैं बताऊं तो उसमें आप लोग उसे लिख सको। जैसे कोई टॉपिक टफ लगे, समझ में ना आए, तो जब भी ऑफलाइन आपकी क्लास लगेगी तो उसके अंदर दूसरे तरीके से भी अपने उसे कर लेंगे, तो उसकी जगह भी आपको छोड़नी है। 1-2 पेज छोड़ दिया करो, और टॉपिक के बाद में 1-2 लाइन जरूर छोड़ दिया करो। टॉपिक जैसे ही कंप्लीट करो आप लोग 1-2 लाइनें उसके बाद में छोड़ दिया करो, अगर कोई बड़ा टॉपिक कर रहे हो। और उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, वीडियो के अंदर जैसे आप लोग उसे पढ़ोगे, अगर कहीं से नहीं समझ में आ रहा है आप फिर उसे समझो, और जो बात आपने बाद में समझी है वो बात उसके अंदर लिख दो, ताकि बार बार आप परेशान ना हो कि यहाँ पर अपने क्या किया है। वो बात आप एक बार उसके अंदर लिख दो उन लाइनों में, और आपको पता चल जाए कि अपने डेरिवेशन के अंदर ये सब कुछ किया है। ठीक है, जैसे कोई फॉर्मूला वगैरह बीच में कोई अवकलन समाकलन ऐसा आ जाता है जो आपको लगे कि मुश्किल है, ऐसा अपने को लिखना चाहिए, तो वो आप लोग इसके अंदर लिख सको। ठीक है, या फिर बाद में आप लोग उसमें निशान वगैरह लगाना चाहो कि कौन सा टॉपिक कौन सी साल आया है, तो उसके लिए 1-2 लाइन टॉपिक के बाद में छोड़ दिया करो, ताकि हेडिंग लिखो। जैसे ही टॉपिक की हेडिंग लिख रहे हो, जैसे अभी नेक्स्ट टॉपिक की अपने लिख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि कोई भी नया टॉपिक आप लोग जब शुरू करते हो, बड़ा टॉपिक जब शुरू करते हो लिखते समय नोट्स में, तो आप 1-2 लाइन छोड़ दिया करो, ताकि अगर आपको लिखना हो, जैसे ये कोई भी साल आए हो तो वो साल आपको लिखनी हो, जैसे 2020, 2001 कोई भी साल लिखनी हो तो आप लोग यहाँ पर लिख सको। उसके अंक भी आप लोग लिख सको कि कितने नंबर का वो प्रश्न आया, तो उसकी 1-2 लाइन आप लोग टॉपिक के ऊपर छोड़ दिया करो। ठीक है, यानी टॉपिक खत्म हो उसके बाद में आप लोग 1-2 लाइन छोड़ दिया करो। तो ये अपना लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा का मान अपने को ज्ञात करना है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र लेना है। ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है आपका, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपको क्या करना है, किसी द्विध्रुव को लेकर के आना है। और द्विध्रुव को लाने का तरीका क्या रहेगा, देखिए जैसे ये द्विध्रुव है, -q और +q, दोनों के मध्य दूरी स्मॉल d लिख देता हूँ भी। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ये दूरी स्मॉल d लिख सकते हो, स्मॉल a लिख सकते हो, 2d लिख सकते हो, 2a लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ d लिखा है तो आपको पता लग गया होगा कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कितना होगा। अगर स्मॉल d लिखता हूँ तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य दूरी। तो आवेश q है, परिमाण कितना है d है, q × d, ये क्या होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसे इस तरीके से लेकर के आना है कि जो p वेक्टर की दिशा है और जो e वेक्टर की दिशा है वो दोनों क्या हो, एक ही दिशा के अंदर हो, यानी आपका p वेक्टर और e वेक्टर दोनों की दिशा क्या हो, सेम हो। तो e वेक्टर की दिशा आपको दिखाई दे रही है, इस तरफ है। p वेक्टर की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो इस तरीके से लेकर क्या होगे, यानी माइनस का q जो है वो आगे रखोगे और प्लस का q इसके बाद में रखोगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, इसे इसके अंदर लेकर के आ रहे हो। तो एक तो आपको क्या करना है,
कार्य का मान ज्ञात करना है। कौन सा? घुमाने वाला कार्य का, तो वो तो सीधा अभी अपने फॉर्मूला लिखा है, जो अपने W इक्वल P1 - cos थीटा लिखा है, एक तो वो फॉर्मूला आ जाता है। एक आप लोग देख सकते हो कि कोई एक द्विध्रुव है, इसे छोड़ो, एक बार यहाँ से समझो, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको। ये लाइन में यहाँ पर E वेक्टर है और ये आपका कोई एक द्विध्रुव है, ठीक है। ये इसका A सिरा, ये इसका B सिरा। आप लोग चाहते हो कि ये द्विध्रुव इसके अंदर पहुंच जाए E वेक्टर के, तो आपको पता है कि जब आप लोग इसे इस साइड से लेकर के आ रहे हो, जब आप लोग इस साइड से इसे लेकर के आ रहे हो, तो जैसे ही ये इसे टच करेगा, देखना, जैसे ही ये इसे टच किया और टच करने के बाद में थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगा, तो इसका जो A सिरा है, A सिरा कहाँ पहुंच चुका है? विद्युत क्षेत्र के अंदर पहुंच चुका है, परंतु B सिरा अब भी कहाँ है? B सिरा अब भी विद्युत क्षेत्र से बाहर है। डायग्राम में देखना, जो इसका A सिरा है, A सिरा जैसे ही आपने इसे टच करवाया, उसी के साथ A सिरा पहुंच चुका है विद्युत क्षेत्र के अंदर, परंतु B सिरा जो है वो अब भी कहाँ है? B सिरा अब भी विद्युत क्षेत्र से बाहर है। कितनी दूरी पर है? जितना इन दोनों के मध्य दूरी है। इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल d है, तो B सिरा अब भी कहाँ है? स्मॉल d दूरी जो है वो विद्युत क्षेत्र से बाहर है। आप लोग जब इसे पूरा अंदर लेकर के आते हो, ये E था, और आप लोगों ने क्या किया? पूरे के पूरे इस द्विध्रुव को AB को अंदर लेकर के आए, तो ये B सिरा अंदर तो पहुंच गया, परंतु B सिरा अंदर पहुंचने के साथ साथ आपने देखा A सिरा जो है वो कितनी दूरी ज़्यादा तय कर चुका है? वो D दूरी ज़्यादा तय कर चुका है। किसके अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंदर। देखो फिर से, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि दोनों ही विद्युत क्षेत्र से बाहर है। जितना माइनस चला उतना प्लस चला, जितना माइनस चला उतना प्लस चला, परंतु जैसे ही इस पॉइंट पर पहुँचे, तो जो A सिरा है वो पहुँच गया है विद्युत क्षेत्र में, परंतु B सिरा अब भी कहाँ है? विद्युत क्षेत्र से बाहर है। यहाँ देखो, जैसे ही आप कंप्लीट अंदर लेकर के आओगे, तो जब B आपका अंदर पहुंचेगा, तब तक A जो है वो D दूरी क्या तय कर जाएगा? ज़्यादा तय कर जाएगा। अब देखो अपने इस डायग्राम को देखो, ये आपका विद्युत क्षेत्र है और ये वो विद्युत द्विध्रुव है। नाम लिख दो इसका, कोई A और B जैसे मैंने नाम लिख दिया। तो इसका जो -Q सिरा है, ये यहाँ पहुँचा। जैसे ये इस जगह पहुँचेगा, तो उसी के साथ माइनस वाला तो कहाँ पहुँच गया? विद्युत क्षेत्र के अंदर पहुँच गया, परंतु प्लस वाला जो है वो अब भी कहाँ है? वो अब भी विद्युत क्षेत्र से बाहर स्थित है। प्लस वाले को अगर अंदर लेकर के आओगे, तो प्लस वाला अंदर पहुंचेगा, तब तक -Q जो है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर कितनी दूरी ज़्यादा तय कर चुका होगा? D दूरी ज़्यादा तय कर चुका होगा। यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ये -Q वाला क्या कर चुका है? ज़्यादा कार्य कर चुका है, और ये तब तक विद्युत क्षेत्र के अंदर पहुंचा ही नहीं था। तो उस कार्य का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। वो कार्य कितना आएगा? वो कार्य W1 आएगा। W1 या स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी आएगा भाई। वो W1 किसके बराबर आएगा? U1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो W1 लिख रहा हूँ मैं। W1 कितना आएगा? W1 किसके बराबर आएगा अभी? देखो, कार्य किसके बराबर होता है? कार्य अभी अपने फॉर्मूला लिखा था, W इक्वल, एक तो आएगा इसके अंदर ये द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। एक तो क्या आएगा? ये द्विध्रुव आघूर्ण आएगा इसका, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा इसके अंदर? दूसरा इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो कार्य को जब भी आप लोग लिखोगे, तो आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा? एक तो आपको लिखना पड़ेगा, देखो, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल तो आपका कितना है? F है, और विस्थापन कितना है? D है। D विस्थापन क्यों है? क्योंकि ये जो दूरी है वो क्या है? विस्थापन है, ठीक है। तो एक तो आया F और एक क्या है आपका? D। तो आपने लिखा W1, F किसके बराबर होता है? F आपको पता है QE के बराबर होता है। F किसके बराबर होता है? QE के बराबर होता है, परंतु यहाँ Q किसका है? माइनस का है। माइनस वाले ही कार्य कर रहा है, तो आप लोग क्या लिखोगे? इसकी जगह लिखोगे माइनस का QE इंटू डी, यानी W1 बराबर ये Q इंटू डी किसका सूत्र बनता है? P का सूत्र बनता है। तो W1 किसके बराबर? माइनस के PE के बराबर। ये मैंने आपको पहले बताया, एक तो P आएगा और एक E आएगा, यानी W1 किसके बराबर आया? माइनस के PE के बराबर आया। फिर से देखिए,
W1 किसके बराबर है, U1 के बराबर है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। W1 किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन के। बल का सूत्र F = Q E होता है, परंतु माइनस वाला ज़्यादा कार्य कर रहा है, इसलिए किसका आया, ये माइनस का आया। तो आपने क्या लिखा, माइनस का Q E × D लिखा, और फिर आपने क्या किया, Q × D को P लिख दिया। तो W1 किसके बराबर है, माइनस के P E के बराबर। दूसरा कार्य W2 जो है वो किसके बराबर, जो अपने थोड़ी देर पहले इसे घुमाने में कार्य किया था, वो आ जाएगा PE1 - cos थीटा, ठीक है। यानी आप लेकर के आ रहे हो, अगर किसी एंगल के साथ में आ रहा है तो आपको उसे घुमाना भी पड़ेगा, तो वो घुमाने में कार्य कितना आएगा, वो आएगा PE1 - cos थीटा, ठीक है। कुल कार्य या कुल स्थितिज ऊर्जा W1 + W2 के बराबर आएगी। यानी W किसके बराबर आएगा भी, देखो ये माइनस का PE और ये प्लस का PE1 - cos थीटा, और ये है W = माइनस का PE प्लस का PE और माइनस का PE cos थीटा। ये PE कैंसिल, W = माइनस का PE cos थीटा। W = क्या बना, माइनस का PE cos थीटा। या U = क्या लिख सकते हो आप लोग, फिर U = लिख सकते हो माइनस का PE cos थीटा। अगर ऊपर लिखूँ तो ये बनता है U = माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। क्या बनता है, ये बनता है माइनस का U = माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। डॉट इसलिए कि cos थीटा है, ठीक है। cos थीटा को यहाँ से आपने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये क्या बना, U = माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर बना। तो U का मान कितना आया, ये आया। और सीधा सीधा ये नीचे वाला मान अगर लिखूँ तो माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। यानी U किसके बराबर है, माइनस के PE cos थीटा के बराबर है, ठीक है। ये किसका मान आ गया है, ये मान आ गया है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया है, ठीक है। स्पेशल केस की अगर बात की जाए, यानी यहाँ से अगर स्पेशल केस आप लोग देखना चाहो तो आप लोग थीटा का मान देख सकते हो कितना, 0 डिग्री। इसे हटा रहा हूँ, थीटा का मान कितना रख सकते हो आप लोग, थीटा का मान रख सकते हो 0 डिग्री। तो cos 0 का मान कितना होता है भाई, cos 0 का मान होता है 1। cos 0 कितना, 1। तो cos 0 अगर 1 है तो U किसके इक्वल, केस फर्स्ट है ये, U किसके इक्वल, माइनस के PE के इक्वल। cos 0 का मान 1, cos 0 यहाँ रखा तो 1, तो U किसके इक्वल, माइनस के PE के इक्वल। और देखो आप लोग थीटा का मान कितना रख सकते हो, 90 डिग्री रख सकते हो, ठीक है। थीटा का मान कितना रख सकते हो, 90 रख सकते हो। अगर थीटा का मान 90 रखते हो तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ये 0 होने का मतलब U का मान कितना बना, 0 बना। तीसरा आप लोग इसमें देख सकते हो, अगर आप लोग थीटा का मान रखते हो 180 डिग्री, थीटा का मान कितना रखते हो आप लोग, 180 डिग्री, तो यहाँ क्या बनेगा, cos 180 कितना होता है, माइनस का 1। और आप लोग देख सकते हो कि अगर ये माइनस का इसके अंदर रखोगे तो W = या U = क्या बनेगा, U है ये, U = माइनस का 1 रखा आपने यहाँ, तो माइनस और माइनस प्लस का PE। तो 3 मान आपके पास में है। एक तो मान आया है जब आप लोगों ने थीटा = 0 डिग्री रखा तो cos 0 के साथ में 1 कितना, U = माइनस का PE। एक 90 डिग्री के साथ में U = 0, एक 180 के साथ में cos 180 का मान माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस, तो U = प्लस का PE, ठीक है। ये जो मान है ये आप लोग देख सकते हो न्यूनतम है, और ये मान देख सकते हो आप लोग कितना है, अधिकतम है, ठीक है। तो एक ये भी ध्यान रखना कि न्यूनतम और अधिकतम का निर्धारण जो है वो आप लोगों को इससे ही नहीं कर देना है कि जैसे आप लोग ये वाला मान रखते ही नहीं और सिर्फ ये 2 मान रख देते, 90 रख देते और ये रख देते, तो आपको लगता है ये न्यूनतम है, परंतु 0 रखने पर आप देख सकते हो कि ये न्यूनतम है, ठीक है। तो ऐसा आपको ऐसी जगह भी नहीं करना है कि आप लोग थीटा 0 रख दो और 90 रख दो और अधिकतम न्यूनतम बता दो। आपको 180 तक जाना है, ठीक है। जहाँ आप लोग कन्फर्म हो वही आप लोगों को लिखना है कि ये मान अधिकतम और ये मान क्या है, न्यूनतम है। क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग 0 रखा आपने, माइनस का PE आया है, U = क्या है, माइनस का PE आया है, और U = 90 रखते U का मान कितना है,
0 है। इसी प्रकार आपने थीटा इक्वल 180 रखा तो यू का मान जो है वो कितना आया, पी ई है, और कितना आया है, ये अधिकतम आया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इस बात को आप लोग वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना कि यहाँ पर अपने क्या किया है, यानी ये जो अपने फर्स्ट वाला कार्य लिखा है W1 बराबर Q1, ये अपने कहाँ से लेकर के आए हैं, जो अधिक कार्य करना पड़ा है माइनस क्यू आवेश को। क्यों करना पड़ा है, क्योंकि माइनस क्यू बिल्कुल जैसे ही आप लोग इस द्विध्रुव के इसके पास में लेकर के आए, माइनस वाला विद्युत क्षेत्र के अंदर पहुंच चुका है, परंतु प्लस क्यू जो है वो अब भी कहाँ है, वो विद्युत क्षेत्र से बाहर स्थित है। प्लस क्यू को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डी को आप, ये माइनस क्यू को आप लोगों को डी दूरी आगे चलाना पड़ेगा। जैसे ही आपने माइनस क्यू को डी दूरी आगे चलाया तो विद्युत क्षेत्र के अंदर माइनस क्यू जो है वो क्या कर चुका है, इसकी तुलना में ज़्यादा कार्य कर चुका है। ठीक है, बाकी वीडियो को पीछे करके आप लोग इसे देख लेना। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।